हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशन चैप्टर को वन शॉट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 11th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने स्कूल एग्जाम के लिए, वो इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा करते हैं। तो हमने 9th क्लास में भी देखा होगा बेटा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेस हैं, कोई भी आपके आसपास जो भी कोई भी दो चीजें ले लो यार, जिनके मासेस है, तो वो एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो जो हमारा फोर्स है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो every particle of matter in the universe attract every other particle with a force, and that force is directly proportional to the product of the masses, and that is inversely proportional to the square of the separation between them. So f directly proportional to m1 m2 and f is inversely proportional to 1 by r square ना। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, तो दिस इज डायरेक्टली proportional to what? m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट लगा सकते हैं, दैट इज कैपिटल जी। सो कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि जो हमारा कैपिटल जी है वो क्या है। वो है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ जी इज व्हाट। अगर हम जी की वैल्यू की बात करें तो ये हमारा 6.67 10 रेज टू पावर -11 होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी वैल्यू ऑफ कैपिटल जी है। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी डिफरेंट होता है। ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारी वो है 6.67 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, मतलब ये जो कैपिटल जी की वैल्यू जो है ये कहीं भी चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? फिक्स्ड होगी। इसका मीडियम से भी कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अब हमने देखा कि जो हमारा कैप एफ है कितना है? जी m1 m2 बाय कितना है? आर स्क्वायर। अगर इससे कैपिटल जी की वैल्यू आप अगर निकालोगे तो क्या होगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। सो यूनिट रखते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर के लिए आप मीटर स्क्वायर रख दो, और m1 m2 मास है तो केजी इनटू केजी, तो यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। नेक्स्ट थिंग, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डायमेंशन। वो आपसे पूछ सकता है। तो जी की वैल्यू अगर आप लिख रहे हो तो ये आपका क्या है? यहाँ पे हमने निकाला है एफ आर स्क्वायर। ये जो है हमारा, ये है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो आई होप आपको आइडिया होगा कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। नहीं तो आप देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए, मास का डायमेंशन m, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? lt माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं। तो mlt माइनस टू, ये हमारा फोर्स का डायमेंशन। आर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर हो गया, क्योंकि आर लेंथ है तो लेंथ के लिए एल होता है, लेकिन बट स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। मास के लिए, एक मास के लिए एम आ गया, दूसरे मास के लिए भी एम आ गया। अब अगर आप देखोगे ऊपर नीचे एक एक आपको एम दिख रहा होगा, तो ये एक एम से एम उड़ा देते हैं, तो ये वाला एम ऊपर जाएगा तो -1। एल यहाँ पे 3 दिख रहा है, और टी रेज टू पावर -2। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है डायमेंशन ऑफ जी। तो आपको यूनिट पूछ सकता है, इसका डायमेंशन पूछ सकता है, आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पूछ सकता है। तो प्रॉपरली ये सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर देना, अगर आपके स्कूल में एग्जाम में पूछता है कैपिटल जी की वैल्यू भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो आपको पूछ सकता है, जैसे प्रॉपर्टीज पूछ सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स है, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है। ऐसा नहीं कि दो बॉडीज के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसको रिपेल करेगा, नहीं, इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव है। दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जबकि आपको पता है कि जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे तो यहाँ पे ये बताया कि देखो, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
तो जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस है और जो मैग्नेटिक फोर्सेस है, जैसे मैग्नेट भी आपको पता होगा नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये जो फोर्सेस है अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, बट जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नेचर क्या है, उसका अट्रैक्टिव है। Next beta, it is independent of medium between the particles while electric and magnetic force depends on the nature of the medium. For example बेटा कि अगर आपके पास ये दो मासेस हैं m1 और m2, ठीक है, दोनों मान लो r डिस्टेंस पे कहाँ रखे हैं, आपने एयर में रखे हुए हैं। सेम इन्हीं इन्हीं दोनों मासेस को लो आप, ठीक है, m1 m2, और इनको सेम आप क्या करो कि किसी दूसरे मीडियम में रख दो, जैसे पानी में रख दिया या फिर कोई भी एक दूसरा मीडियम लो उसके अंदर रख दो, बट दोनों मासेस सेम है, हाँ, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, हाँ। तो बेटा जब दोनों के बीच में जो फोर्स निकालोगे वो आएगा जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, एयर के लिए आएगा, एयर में जब रखोगे, और जब उनको किसी लिक्विड में किसी दूसरे मीडियम में रख दो तो भी आपका फोर्स क्या है बेटा, इतना ही आएगा। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका मीडियम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जबकि जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि जब चार्जेस हैं बेटा, जब चार्जेस को हमने एयर में रखा, प्लस माइनस का रखा, तो इनके बीच में कुछ फोर्स लगा, एयर में रखा तो, लेकिन इन्हीं चार्जेस को मान लो पानी के अंदर डाल दिया सेम उतनी ही गैप में, तो वहां फोर्स क्या हो गया, कुछ और लगा, मतलब फोर्स क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, बट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, इट होल्ड्स गुड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब क्या है कि इसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, आप बोल सकते हो कि इसका जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बेटा दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है ना, दोनों बॉडीज को कितने भी दूरी पर रख दो आप इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज फाउंड ट्रू फॉर इंटरप्लेनेटरी टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। मतलब इंटर एटॉमिक, दो एटम्स के बीच में भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हो, दो प्लैनेट्स के बीच में भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स को निकाल सकते हो। मतलब ये जो फोर्स है ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस पे मतलब किसका जरूरी रेंज है कम है कि मतलब इतने गैप पे रखोगे तभी ये फोर्स लगेगा, उससे ज्यादा दूरी पर रख दोगे तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो फोर्स है हमारा, ये इसका रेंज बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है। और बेटा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फोर्स हमारा सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, दो दैट इज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। मतलब कहने का ये है बेटा कि जैसे आपने दो बॉडीज लिए, ठीक है, आपने दो बॉडीज लिए ये, अब आप क्या करो कि आपको पता है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले तो दोनों के सेंटर को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो हमने दोनों के सेंटर को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना बेटा, वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा। मतलब इसको वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो फोर्स है इसी लाइन के अलोंग लगेगा। तो मतलब दोनों बॉडीज के सेंटर को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसी लाइन के अलोंग लग रहा होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। आगे जाके जब 12th क्लास में पढ़ोगे चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो भी सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं बेटा, पढ़ेंगे हम आगे जाके। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो वो भी चार्जेस को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, उसी लाइन के अलोंग लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बेटा कि जो हमारा हमारा टू बॉडी इंटरेक्शन है, मतलब ये जो फोर्स है दो बॉडीज के बीच में एक तरह से इंटरेक्शन है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब क्या कहने का ये है बेटा कि जो आपका कोई भी दो बॉडी के बीच में, जैसे हम और दोनों खड़े हैं तो हमारे और आपके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास आके कोई और अगर खड़ा हो जाएगा, कोई और आगे आपके पास या मेरे पास आके खड़ा हो गया, बट स्टिल जो हमारे बीच, मेरे और आपके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो उतना ही लगेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का है कि कोई भी दो पार्टिकल अगर आप लेते हैं उनके बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, अगर मान लीजिए उनके आसपास आप कितने भी पार्टिकल्स ला के रख दो, उनके प्रेजेंस की वजह से आप उन दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड, दैट इज फोर्स ऑन द पार्टिकल। ठीक है, ये मैं बताता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है बेटा। ठीक है, तो मतलब ये चीज हमें क्लियर है कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है, हमारा जो पार्टिकल है
कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर कोई और उसके आसपास आके खड़ा हो जाए या फिर कोई और पार्टिकल की प्रेजेंस उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे मास है, ठीक है, m0, इसके आसपास बहुत सारे मासेस रख देते हैं, लेट्स से एक m1 है, एक m2 भी है, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ये सारे के सारे इस पे क्या लगा रहे होंगे बेटा, फोर्स लगा रहे होंगे ना। ठीक है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मान लो कि ये m1 वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, लेट्स से दैट ये जो फोर्स लगा रहा है उसको बोल देते हैं F01, मतलब m0 पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है, m1 लगा रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो m2 भी फोर्स लगा रहा होगा। तो आपने देखा कि F0 सेकंड m0 पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, 2 वाला, वो ऑब्वियसली उसको अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ देखेंगे इस पे ये भी फोर्स लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ F03 लगा रहा होगा। सिमिलरली जो हमारा फोर्थ ये पार्टिकल है ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा के इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी पार्टिकल पे जब आप उसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं और आप उस पे अगर फोर्स निकालोगे कि टोटल फोर्स उस पे कितना लग रहा है, तो आप क्या करो कि आप पहले निकाल लो कि इंडिविजुअली कौन कितना कितना लगा रहा है। जैसे पहला वाला पार्टिकल कितना लगा रहा है, ठीक है, दूसरा वाला पार्टिकल कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये हम निकाल लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये हम निकाल लेते हैं कि कौन कितना कितना उस पे लगा रहा है। और फिर एंड में सबका क्या कर देंगे, सबका हम क्या कर देंगे बेटा, वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम का मतलब ये होता है बेटा कि डायरेक्शन के साथ जोड़ना और घटाना। मतलब जब इनको आप ऐड करोगे, ऑब्वियसली फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी ना, तो आपको डायरेक्शन के साथ ही इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इनको हमें वेक्टर डायरेक्शन के साथ ही हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा ना कि इन पे कितना कितना फोर्स लग रहा है, तो सिंपली आप जैसे आपने F01 का मतलब क्या हुआ, पहले वाले पार्टिकल m0 पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, पहला वाला पार्टिकल, तो क्या होगा G m0 m1, और दोनों के बीच का गैप मान लेते हैं कि r1 है, तो r1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे भी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। तो मतलब इनका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा होगा, सबको फिर एंड में वेक्टर सम कर देंगे। तो जो उस पे नेट फोर्स होगा बेटा, वो क्या होगा, पहले वाले पार्ट, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने अभी। ठीक है, तो पहले वाले पार्टिकल का दूसरे वाले पार्टिकल ने कितना लगाया, तीसरे ने कितना लगाया, ठीक है, फोर्थ पार्टिकल ने कितना लगाया, सो ऑन, सबका हम वेक्टर सम कर देंगे। सो विल गेट द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है। मतलब बेसिकली बेटा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, total gravitational forces are the sum of the gravitational forces exerted by the individual particles। ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल कितना कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उन सबका क्या कर दो, सबका वेक्टर सम कर दो। ठीक है, सबको जोड़ दो, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यार आसान भाषा में क्या है यार, ठीक है, जैसे हमें किस पे कैलकुलेट करना था, इस m0 वाले पे फोर्स कैलकुलेट करना था ना, बहुत सारे पार्टिकल थे ना, तो आपने देखा कि पहले वाले ने कितना लगाया, दूसरे वाले ने कितना लगाया, तीसरे ने कितना लगाया, फोर्थ में कितना लगाया, सबको फिर एंड में वेक्टर सम कर दिया, सबको डायरेक्शन के साथ ऐड कर दिया। दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये अगर पूछे तो आप इसको ये डायग्राम बना के ये बात लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इसके अलावा एक चीज और आपको पूछ सकता है बेटा, वेक्टर फॉर्म पूछ सकता है किसका, न्यूटन, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको पूछे वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ, एक सेकेंड, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये डेरिवेशन आपको पूछ सकता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर आपसे पूछे कि यार इसको वेक्टर फॉर्म में बता दो, ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दो पार्टिकल्स लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो पार्टिकल ले लेते हैं। तो मान लो ये पहला वाला पार्टिकल, ये हमारा दूसरा पार्टिकल हो गया। ठीक है, अब मान लो कि ये जो है मेरे दूसरे वाले पार्टिकल का क्या है, पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। ठीक है, और ये मेरा जो पहला वाला पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1 है। तो r1 पोजीशन वेक्टर,
ठीक है, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर, किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ m1। सिमिलरली r2 क्या है? हमारा पोजीशन वेक्टर है, किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ m2, ये हमारे सेकंड वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब दोनों के बीच में हमें निकालना है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर हमें दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे आप देखो कि ये जो सेकंड वाला पार्टिकल है, ठीक है, सेकंड वाला पार्टिकल जो है हमारे फर्स्ट वाले पार्टिकल को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा कि हमारा सेकंड वाला पार्टिकल कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है फर्स्ट वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करने, सिंपली हम ये निकालते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्टिकल कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। एक सेकेंड, क्या हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि हमारा हाँ ठीक है, तो एक सेकेंड यार, जस्ट सेकेंड, क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा भाई? चल जा। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये पार्टिकल है, जैसे m1 वाले को जो सेकंड वाला पार्टिकल है किधर अट्रैक्ट कर रहा होगा? अगर आप ये देखोगे कि कितना किधर फोर्स लगा रहा होगा, तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। पहले वाले पार्टिकल में फोर्स लगाया किसने? दूसरे वाले ने। ठीक है, सेकंड वाले पार्टिकल ने फर्स्ट वाले पार्टिकल पे क्या लगाया है? फोर्स लगाया। तो F12 क्या है? F12 है फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स ऑन, ऐसे लिख देते हैं, फोर्स ऑन m1 exerted by m2। m2 ने m1 पे फोर्स लगाया है। ठीक है, ये वाली बात है। और इसका, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा। अगर आप देखोगे ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ए से बी की तरफ इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ठीक है, ए से बी की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि भाई इनका जो डायरेक्शन है ए से बी की तरफ है। सिमिलरली अगर हम देखें कि जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कि बेटा अगर ये कोई डायरेक्शन है, ठीक है, ये मान लो कि पहला वाला पॉइंट, ये दूसरा वाला, और ये इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे मान लेते हैं, जैसे इसका डायरेक्शन ये है, तो ऐसे लिखोगे, जैसे वन से किधर की तरफ है? टू है, तो ये होगा R21। R21 का मतलब इसका डायरेक्शन वन से किधर है? टू की तरफ, तो ये ऐसे लिखते हैं बेटा R2 माइनस R1। अगर आपने पढ़ा हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, तो अगर डायरेक्शन वन से टू की तरफ है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और इसी को क्या लिखते हैं? R21। तो मतलब अगर ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन मेरा क्या कहलाएगा? R21। और डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? डायरेक्शन के लिए अगर आपको ध्यान हो तो हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन R21 किसका डायरेक्शन है? ए से बी की तरफ का। सिमिलरली अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हो किधर से? बी से ए की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस R21। मतलब ये जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट हो गया ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये अगर ए वेक्टर है और ये जस्ट इसी के अपोजिट में आप इसी के मैग्नीट्यूड का ले लो, तो उसको माइनस ए वेक्टर लिख सकता हूँ ना ऑब्वियसली। तो अगर मेरा ये कौन सा यूनिट वेक्टर है? R21, तो ये मेरा ये डायरेक्शन ये किसका हो जाएगा? R21, और इसके आगे क्या लगा दो? माइनस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मान लो कि आप R21 लिख रहे हो, ठीक है, आपने इसका डायरेक्शन क्या लिखा है? R21 आपने लिख दिया कि भाई इसका डायरेक्शन किधर है? किधर है इसका डायरेक्शन? वन से इसका डायरेक्शन इसकी तरफ है। ठीक है, वन से किधर की तरफ है बेटा? टू की तरफ। इसका हमने इसका क्या कर दिया? डायरेक्शन लिख दिया। तो अब हमें कुछ करना नहीं है बेटा। अब जैसे अगर मैं इसका फोर्स लिखता हूँ F12 लिखोगे तो क्या होगा? G M1 M2
अब दोनों के बीच का गैप का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का दूरी क्या है, जैसे 1 और 2 के बीच में लिख देते हैं r21 है, ठीक है। तो r21 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन आपने क्या लिख दिया, a से b, ठीक है। आपने डायरेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, अलोंग ए भी लिख दो आप, कुछ नहीं करना तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो ना अलोंग ए बी, कि भाई ये जो फोर्स है जो 1 पे 2 ने लगाया, कहाँ से लगाया, ए से बी की तरफ, इसका डायरेक्शन है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने लिखा है F21, ये है G M1 M2 बाय R21 का होल स्क्वायर। और हमने तो पढ़ा हुआ है कि यार डायरेक्शन के लिए तो यूनिट वेक्टर यूज करो, तो यूनिट वेक्टर हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं R, क्या लगा सकते हैं हम, R21 कैप, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21 कैप। ऐसे हम इस यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्यों, क्योंकि आपने एक बात बताओ कि अलोंग ए बी का मतलब क्या हुआ, ये रहा ए, ये बी, ये डायरेक्शन ना, ये डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन के लिए आपने क्या लिखा है, R21 यूनिट वेक्टर, ये लिखा है ना, तो ये लिख दिया आपने। सिमिलरली अगर आपको ये निकालना पड़े, अगर आपको ये निकालना पड़े कि जो आपका F21 है, F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन M2, कौन लगा रहा है इस पे, एक्सर्टेड बाय M1, ठीक है। तो उसको कैसे लिखोगे, F21 को, उसको ऐसे लिखो G M1 M2 अपॉन क्या है R। अब इसका डायरेक्शन, अब देखो 2 से 1, अगर आप साफ साफ देखोगे 2 से 1 तो आपको पता है इसका डायरेक्शन, ये देखो ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। तो 2 से 1 की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि 2 वाले को फर्स्ट वाला इधर अट्रैक्ट करेगा ना, इधर फोर्स लगाएगा ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ M21। तो बेटा ये वाला डायरेक्शन है ना तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, -R21 यूनिट वेक्टर, और इधर दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम है, तो यहाँ R21 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट F21, ठीक है। ये आपका F21 हो गया। अब दोनों को जरा कंपेयर करो ध्यान से, अगर आप देखोगे, जरा इसको सही से लिख देता हूँ, माइनस आगे लगा देता हूँ, देखो G M1 M2 डिवाइड बाय क्या हो गया, R21 का स्क्वायर, और इनटू क्या आ गया, R21 कैप। अब देखो इस पूरे ब्रैकेट को देखो, क्या ये पूरा ब्रैकेट इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, F12 के, बस आगे क्या लगा हुआ है, माइनस साइन। आपको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, F21 का मतलब क्या है, सेकंड पे फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है, पहला वाला पार्टिकल, तो पहला वाला पार्टिकल सेकंड को अट्रैक्ट करेगा ना, देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, फोर्स ऑन M2 एक्सर्टेड बाय व्हाट बेटा, M1, ठीक है, अच्छी बात है। और F21 का मतलब क्या है, G M1 M2 दोनों के बीच की दूरी। तो बेटा आपको पता है ना कि जैसे जैसे ये एक वेक्टर आपने A लिखा, ये माइनस A लिखा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो A ही होगा ना, सेम होगा दोनों का मैग्नीट्यूड। तो इस वाले का मैग्नीट्यूड भी R21 है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड R21 होगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड मैंने R21 लिखा था, तो यहाँ भी मैंने R21 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। बस ये डायरेक्शन क्या होगा, R21, और ये माइनस लग जाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन उससे जस्ट अपोजिट है। अभी पूरा ब्रैकेट किससे मैच कर गया, F12 से मैच कर गया। अगर F12 से अगर मैच कर गया है, तो अब आप खुद बताओ कि अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं साफ साफ लिख सकता हूँ ना यहाँ पे कि भाई F12 वाला जो फोर्स है माइनस ऑफ F21 के बराबर है। तो यही आपको प्रूव करना है वेक्टर फॉर्म में। आप ये माइनस साइन का मतलब क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेम होगा, बट दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है इसका प्रूफ, ठीक है, बोल दे कि वेक्टर फॉर्म में आपको न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन निकालो, तो भाई ये पूरा डायग्राम बना के अच्छे से आप इसको लिख देना, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की चर्चा करते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, कोई भी दो बॉडी अगर है, इनके अगर मासेस हैं, इनके अगर मासेस हैं, तो इनके बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कितना लग रहा है, फिजिकल टू G(m1m2) बाय आर स्क्वायर, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट हमने अर्थ के कहाँ रख दिया, अर्थ के सरफेस पर रख दिया, ठीक है। तो और मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास m है, अर्थ का सेंटर यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और अर्थ के सेंटर और इसके बीच में रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर अर्थ का रेडियस है बच्चों, ठीक है, कैपिटल आर अर्थ का रेडियस है। और मान लेते हैं कि जो हमारा अर्थ का जो मास है, ठीक है, अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम ले लेते हैं, ओके। तो अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी, अर्थ अपनी तरफ इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो अर्थ इसको अपनी तरफ फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जरा देखते हैं। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G, अर्थ का मास, बॉडी का मास, डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर, ठीक है, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया,
ठीक है, कि अर्थ ने कितना ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगाया है, ठीक है, लगाया है, ठीक है, किसकी अर्थ ने इस पे कितना कितना फोर्स लगाया जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। तो यही सिंपल सी बात है, Gm1m2 क्या हो गया, आर स्क्वायर। नेक्स्ट चीज बेटा, अब आप एक बात बताओ कि किसी भी बॉडी पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी पे अगर ग्रेविटेशनल कोई भी फोर्स अगर लग रहा है, या फिर बॉडी पे जो टोटल फोर्स है उस बॉडी के मास और इनटू उस बॉडी के एक्सेलरेशन के क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा था, तो भाई अर्थ ने Gmm/r² इतना फोर्स लगाया, और इतना फोर्स लगाया, और हमें पता है कि कोई भी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ कि तो सेम फोर्स है, सेम बॉडी पे लग रहा है। किस बॉडी पे निकाला है आपने, ये जो बॉडी रखा है इस पे फोर्स निकाला है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो यानी कि जो Gmm/r² है दैट शुड बी इक्वल टू m। इस फोर्स को मैं m इंटू ए के बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो उसके m इंटू ए के क्या होगा, बराबर होगा। नाउ यहाँ पे m से m कैंसिल हो गया, बॉडी का मास दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, Gm/r²। तो ये इस बॉडी पे फोर्स लग रहा था, तो इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, कितना है, Gm/r²। अब ये जो फोर्स है किसने लगाया, अर्थ ने लगाया ना, ठीक है। ये जो फोर्स ये लगाया था किसने लगाया, अर्थ ने। तो इसको आप या तो लिख दो सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो अर्थ और उसके बीच में लग रहा है, या फिर इसको अच्छा सा एक नाम दे दो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। थोड़ा सिंपल सा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं, मतलब अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है, ठीक है। तो उस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन आया है, इसलिए इसका नाम लिख देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसको अलग से नोटेशन दे देते हैं स्मॉल जी। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। यानी कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, बेटा आपको पता है अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। और वो फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, और वो फोर्स की वजह से हर एक बॉडी के पास एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो हमारा ये जो जी आया, ये कितना आया, Gm/r²। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किसका मास था, अर्थ का मास था। अगर आप किसी प्लेनेट के लिए निकालोगे तो मास किसका हो जाएगा, उस प्लेनेट का, और ये किसका रेडियस है, अर्थ का रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये उस प्लेनेट का रेडियस हो जाएगा। और बताओ जी की वैल्यू जो है, इसमें बॉडी का मास तो आया है नहीं, तो दिस इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी के मास से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है बेटा, ठीक है। Gm/r इसका सिंपली इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो अब एक बात बताओ कि अब इसमें हमें सारी वैल्यूज तो पता है, ठीक है। जी ये क्या है, Gm/r² है, तो जी की वैल्यू हमको पता है ना, 6.67 10⁻⁻11। और अर्थ का जो मास है वो अराउंड 5.98 10⁻24 kg होता है, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, की जो अर्थ का हमारा मास है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। 5.98 10⁻24 अराउंड 6 भी लिख सकते हो। अर्थ का रेडियस, बेटा अर्थ का रेडियस भी ध्यान देखो, अर्थ का मास तो ध्यान रखो यार, 5.98 10⁻24 kg है, और अर्थ का जो रेडियस है अप्रोक्स में 6400 किलोमीटर है। और इसको मीटर में करोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1000, तो ये आपका मीटर में आ जाएगा। तो लिख देते हैं 64,000 इंटू 1000 होल स्क्वायर। अब जब सॉल्व करते हैं तो गाइस ये अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं जी की वैल्यू कितनी है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्स में हम कहीं कहीं इसे 10 लेके भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है बेटा, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स कितना फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आता है, वो एक्सेलरेशन ये है, ठीक है। अब ये जो आपने जी निकाला है ना, ये कितना आपने फॉर्मूला क्या निकाला है, Gm/r²। ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड नहीं है कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है हाइट के साथ, डेप्थ के साथ क्या होती है बेटा, चेंज होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी ये वैल्यू है, पहले निकालते हैं हाइट के साथ। हाइट के साथ कैसे ये वैल्यू हमारी क्या होती है,
चेंज होती है ये जरा देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पर रखो तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अर्थ के सरफेस पे अगर आपने रखा तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे जी की वैल्यू होगी GM बाय कितनी R²। ठीक है, क्योंकि अर्थ के सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा R। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम कितने ले गए, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे ले गए। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जी की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, लेट्स से उसको मैं G डैश लिखता हूँ। तो GM और अर्थ के सेंटर से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, R+H का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अर्थ के सरफेस पर रखोगे तो ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच की दूरी कैपिटल R, और उससे अर्थ के सरफेस से h हाइट पे ले जाओगे तो GM/R+H का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे ये निकाल रहे हैं कि हाइट के साथ G की वैल्यू में कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करो, G डैश को G से डिवाइड कर दो, तो ये देखो क्या हो गया, GM/ कितना हो गया, R+H होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया R², सॉरी नीचे आ गया GM/ नीचे हो गया। देखो सिंपली एक चीज और करो बेटा, कभी भी जीवन में ऐसे डिवाइड देना हो ना, तो जैसे आप यहाँ देखो, आप क्या करो, इस आपने लिखा G डैश को G से, तो G डैश वाली वैल्यू पहले लिख लो, कितना है, GM/R+H का क्या है, होल स्क्वायर इनटू। अब जब आप डिवाइड दे रहे हो, किसी G से दे रहे हो, तो इस G से डिवाइड देना है, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई, डिवाइड करने की जगह इसको उल्टा करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेम बात है। देखो GM से GM कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, R², नीचे बन गया R+H का होल स्क्वायर। तो अगर G डैश की वैल्यू आप निकालोगे तो G क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये आ गया R/R+H का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा हाइट के साथ G की वैल्यू। ठीक है, तो ये G की वैल्यू, इसे बोलते हैं एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट है, इसके अंदर कोई भी अप्रोक्सीमेशन वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट है जिसका हम यूज करेंगे। तो G डैश इज इक्वल टू G, ये कौन सा वाला G है, ये अर्थ के सरफेस वाला है, ये H हाइट पे है, तो R/R+H का होल स्क्वायर, R रेडियस है, H क्या है, अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर आप उसको लेके गए हो वो है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट बात, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। चलो ये हो गया, इसी को अब इसी में चेंजेस करते हैं, अप्रोक्सीमेशन करेंगे अब। तो जैसे G डैश G, ऊपर देखो R² है, नीचे ब्रैकेट में से R कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ से R कॉमन ले लोगे 1, यहाँ H था तो H, R तो था नहीं तो H बाय क्या हो जाएगा R, इस पूरे ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा। फिर से देख लो मैंने क्या किया है, आप सिंपली देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा R² और नीचे क्या है R+H का होल स्क्वायर। मैंने आपको सिंपली बोला कि आप देखो इसको R² नीचे R कॉमन ले लो, तो ये कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया H+R। अब पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, इसके भी स्क्वायर आएगा। अब देखो ऊपर से R² नीचे से R² कैंसिल हो गया, तो G डैश इज इक्वल टू G, ये ऊपर G डैश इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा है, ऊपर तो सिंपली आपका, एक सेकेंड, ऊपर तो सिंपली G है और नीचे क्या है 1+H/R का होल स्क्वायर। इस नीचे से इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसकी जो पावर है नीचे प्लस में, तो ऊपर क्या हो जाएगी इसकी पावर H/R, इस पूरे की पावर क्या हो गई, -1 हो गया। ठीक है, इस पूरे 1+H/R की पावर क्या हो गई, -1 हो गया। ठीक है, तो आई डोंट नो आपको ध्यान है या नहीं, आपने जीवन में कभी ना कभी बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में सुना होगा, तो 1/H/R, इसकी पावर माइनस, माइनस कितना था यार, -2 था। ठीक है, तो -2। ठीक है, तो हमने पढ़ा है बाइनोमियल एक्सपेंशन, बेटा नहीं पता तो देख लो, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की अगर आप चर्चा करो तो देखो 1+x की पावर अगर n हो और x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, जो कि यह है, h को r से, h को r से डिवाइड करोगे, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1। तो देखो 1, ये जो पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो देखो 1 प्लस n, पावर n थी, x में मल्टीप्लाई होगा, तो ये है। आगे और भी टर्म्स होते हैं बट उनको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमें बस 1+nx लिखना होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे इस पूरे की पावर क्या है, -2, तो -2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, जो G डैश इज इक्वल टू G, -2 मल्टीप्लाई करोगे तो -2H/R आ गया। ठीक है, तो ये आ गया G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 -2H/R। तो ये प्रूव करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि G की वैल्यू हाइट के साथ क्या होती है। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे ये h बढ़ाओगे बेटा, जैसे जैसे आप h बढ़ाओगे तो आपकी g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, यानी कि हाइट के साथ हमारी g की वैल्यू क्या होती है, घटती है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, जितनी ऊंचाई पे जाओगे आपकी g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर्मूला ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है ये। तो अगर मान लो हाइट वाला आता है तो पूरा आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है, एग्जैक्ट निकालना है और एंड में यहाँ तक निकाल के आपको छोड़ना है। तो ये सारी कहानी किसकी होगी, हाइट वाली होगी। सिमिलरली अब हम चर्चा करते हैं डेप्थ की।
डेप्थ का मतलब क्या है कि मान लो आपने एक गड्ढा किया, ठीक है, या फिर टनल बनाया, उसके अंदर चले गए, तो वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, दैट्स व्हाट वी नीड टू थिंक। तो मान लेते हैं सबसे पहले यार, ये तो पता है यार, अभी तो हम सर हमने देखा था कि जैसे ये अर्थ का सरफेस है, ये सेंटर मान लेते हैं। अर्थ के सरफेस पे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो अर्थ के सरफेस पे तो जी की वैल्यू हमें पता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ g इज इक्वल टू क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये कहाँ है, अर्थ के सरफेस पे है। अब मान लो अर्थ के सरफेस से हम डी डेप्थ गहराई में चले गए, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, गहराई में डी डेप्थ चले गए। तो अगर आप कायदे से देखोगे बेटा, तो इतना सा, एक तरह से इतना सा पोर्शन अर्थ का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ यहाँ यहाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो है, ठीक है, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब बताओ, अगर यहाँ तुमने डी डेप्थ रख दिया, तो अब अर्थ के सेंटर से इसकी दूरी क्या है, कैपिटल आर माइनस डी, क्योंकि हमें पता है कि पूरा ये गैप लेंथ कितना होगा, अर्थ का रेडियस आर, डी नीचे आ गया, तो सेंटर से दूरी कितनी बची, आर माइनस डी बची। तो अब हमारा देखो, अर्थ के सरफेस पे, एट सरफेस, तो आपको पता है कि अर्थ के सरफेस पे हमारा जो जी की वैल्यू है वो कितनी होती है, जी एम बाई क्या होगी, आर स्क्वायर होगी। और मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो रो, अब वॉल्यूम कितना होगा पूरे स्फेयर का, क्योंकि अर्थ को स्फेयर की ट्रीट कर लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है बेटा, डेंसिटी किसकी, अर्थ की। अर्थ का मास लोगे तो अर्थ की डेंसिटी निकालोगे, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम लिख दिया, डेंसिटी तो ये आ गया 4/3 पाई रो आर क्यूब। तो इसको उठा के आप क्या करो, यहाँ पे रख दो, ठीक है। जी इज इक्वल टू क्या है, 4/3 रो आर क्यूब, ठीक है। ये आगे आपने किसकी वैल्यू रख दी, जी की, एम मास की वैल्यू रखी है, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा, कैपिटल जी, नीचे क्या है, आर स्क्वायर। तो ऊपर नीचे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 4/3 रो पाए आर जी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन बेटा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, आपको पता है अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका जी का वैल्यू क्या होगा, जी एम बाय आर उसका, ठीक है। अब ये किसका मास था, ये आपके अर्थ का मास था, है ना। और आपने क्या किया, अर्थ के मास की वैल्यू को डेंसिटी के टर्म्स में रख दिया। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आपने रो को और अर्थ के वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। आपने यहाँ सिंपली रख दिया। ऊपर नीचे देखो, ये आर स्क्वायर है, ऊपर आर आर क्यूब था, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आ गया, जी की वैल्यू आ गई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप एक बात बताओ, अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, अब आपने ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पर रखा है, यहाँ रखा है ना, ठीक है, यहाँ रखा है, मतलब सॉरी सॉरी, टनल में हमने डी डेप्थ गहराई में लेके चले गए हैं। तो बेटा अब जब यहाँ पे अगर आप जी की वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे जब आप जी की वैल्यू लिखोगे, जब वो इतनी गहराई में है, तो देखो क्या लिखोगे, जी डैश जी। लेकिन अब पूरा अर्थ का मास नहीं आएगा। अब याद रखना, अगर आपने यहाँ रखा है, तो जो मैंने पर्पल पार्ट से ये किया है ना बेटा, सिर्फ इतने से अर्थ का मास आएगा, क्योंकि इतने इसके ऊपर रखा हुआ है। तो उसको लिख देते हैं एम डैश डिवाइड बाय अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी है, आर माइनस डी। तो इसका क्या आ गया, स्क्वायर। दिस शुड बी द जी, जी डैश, ठीक है। यानी कि जब गहराई में लेके जाओगे, तो एक बात बताओ, गहराई में लेके जाओगे तो यहाँ रखा है आपने, अगर आपने यहाँ पे रखा है ना ऑब्जेक्ट को, सर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, यहाँ रखा है ना, तो सिर्फ आपको इतने से अर्थ का मास कंसिडर करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट का। तो मतलब मुझे इतने से अर्थ का मास चाहिए, तो बताओ इतने से अर्थ का मास आपको एम डैश कैसे मिलेगा, अर्थ की डेंसिटी को इसी के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। अर्थ की जो डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट है, ले लेते हैं हम कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ अर्थ है ये क्या है हमारा, अर्थ की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब आप बताओ कि इतने से का मास चाहिए ना, एम डैश, तो आप क्या करो, डेंसिटी लो, इतने से के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो उतने से का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब। ये आ गया एम डैश। इस एम डैश को बेटा यहाँ रख दो, इसमें रख दो। तो देखते हैं जी डैश कितना आ जाएगा, जब उसको पुट करोगे ना, तो आपका जो जी डैश आएगा वो आएगा 4/3 पाई, ठीक है, 4/3 रो लिख देता हूँ एक बार पहले, 4/3 4/3 रो पाई आर माइनस डी इंटू क्या है जी। ये आ गया सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो बेटा हमने निकाल दिया, अर्थ के सरफेस पे है तो जी की वैल्यू डेंसिटी के टर्म्स में क्या है, और जब गहराई में ले गए तो जी की वैल्यू क्या। अब दोनों को हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड देने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों का डिवाइड देते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया है ना कि डिवाइड देने का तरीका क्या है। आप पहले तो जी डैश की वैल्यू लिख दो, जी डैश की वैल्यू 4/3
पाए। और वैसे भी यार देखो ना, जो चीजें जब किसी को डिवाइड दे रहे हो, जो चीजें दोनों में सेम है पहले ही उड़ा दो ना, मत लिखो। देखो 4/3 दोनों में सेम है, हाँ। दोनों में रो की वैल्यू सेम है, हाँ, कट जाएगा। दोनों में पाई की वैल्यू सेम है, कट जाएगा। दोनों में कैपिटल जी है, सेम, कट जाएगा, हाँ। तो जी डैश वाले में बचेगा ऊपर आर माइनस डी, इधर नीचे क्या बचेगा, आर बचेगा। सिंपल। दिस इंप्लाइज जी डैश की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जी आर माइनस डी बाय आर, और आर से डिवाइड दे दोगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, जी डैश। नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ यार, है ना, गंदा सा लगेगा। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो जी डैश है वो कितना आ गया, जी आर माइनस डी बाय क्या आ गया, आर आ गया। दोनों को डिवाइड दे दो तो देखो जी आर से आर डिवाइड हो गया 1, और ये क्या आ गया, डिवाइड। तो गाइस डेप्थ वाले में सिर्फ यही फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब इसी में बेटा अगर आप अर्थ के सेंटर पे चले गए, एट सेंटर ऑफ दी अर्थ, एक बात बताओ, गहराई करते करते अर्थ के आप सेंटर पे चले गए, कोर, ठीक है। तो आप कितनी गहराई में चले गए, आपकी डी की वैल्यू जो डेप्थ है कितनी, अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो इसमें रखो जी डैश जी 1 माइनस डेप्थ कितना है आर, तो आर बाय आर क्या हो गया 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, यानी कि अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और इससे आपको ये भी पता चल रहा है जैसे जैसे गहराई में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, ठीक है, डेप्थ में जाओगे तो भी आपकी जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज करेगी। यानी कि सर आप ये कह रहे हो कि जब मैं ये अर्थ के सरफेस पे कुछ जी की वैल्यू कितनी है 9.8, अब मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो मेरी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, हाँ। अगर मैं गहराई में जाऊंगा, डेप्थ में जाऊंगा तो भी मेरी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, हाँ, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपसे पूछ सकता है, हाइट की वजह से जी की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, डेप्थ की वजह से कैसे चेंज हो रही है, जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे जी का जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव किया। उससे पहले हमने वेक्टर फॉर्म देख लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लिया, प्रॉपर्टीज देख ली, और सिंपली हमने देख लिया कि भाई हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। Now move on to the next part. Let's talk about the next thing, gravitational potential energy. ये भी आपसे पूछ सकता है gravitational potential energy। तो अब देखो, सबसे पहली चीज आपने वर्क एनर्जी में पढ़ा होगा बेटा, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से उठा के हम कहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ठीक है। ये अर्थ का क्या है, अर्थ का हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है, अर्थ का रेडियस हो गया। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। हमें ये तो पता है ना कि वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला एक तो होता है एफ डॉट एस, दोनों का डॉट, या फिर आप उसे लिख सकते हो एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो दूसरी चीज और हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो कि इस किसी ऑब्जेक्ट को हम कितनी अर्थ के सरफेस से हम कितना ऊपर ले आए हैं बेटा, मान लो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से हम एच नॉट हाइट ले आए हैं। अर्थ का मास तो पता ही है, कैपिटल एम हमें लेना है, ठीक है। तो जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से मान लो किसी हाइट पे चला गया, मान लो हम कितनी एच हाइट ले लेते हैं, हम चाहे तो उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने एच हाइट पे ऑब्जेक्ट को लेके चले गए, तो हमें उसको किसी भी चीज, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है, तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींचती है ना। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाती है, एम जी, उस बॉडी का मास, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना फोर्स लगाएगी ना। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को आप लेके जा रहे हो, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे ले जा रहे हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा ना, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, आपको रोकेगा, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, आपको रोकेगा। चलो जैसे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे लेके आया हो, ठीक है, यहाँ पे लेके आया हो, तो अर्थ क्या करेगा, अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा ना। अर्थ कितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा बताओ, अर्थ जो अट्रैक्ट करेगा, अर्थ है, जैसे मान लो कि अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, अर्थ फोर्स लगाएगी, कितना अर्थ फोर्स लगाएगी बेटा, जी, अर्थ का मास, इसका मास, अब मान लो इसकी अर्थ के सेंटर से दूरी क्या है, एक्स, तो क्या लगेगा एक्स स्क्वायर, इतना फोर्स लगा के अर्थ अपनी तरफ इसको खींचेगी बेटा, ठीक है, कितना, जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर। अब आपका जो ये फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है बेटा, आप देखो ना जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बदलेगी तो आपका ये फोर्स भी क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। तो आपने देखो अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है जब बॉडी एक्स डिस्टेंस पे, जी एम एम बाय कितना, एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा है कि एक्स जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा एक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। एक्स की वैल्यू चेंज हो रही, मतलब मेरा फोर्स क्या है बेटा, वेरिएबल है, फोर्स मेरा कांस्टेंट नहीं है। ये फॉर्मूला तब लगते हैं जब फोर्स मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
तो फिर कैसे होगा सर, इंटीग्रेट करके होगा। ठीक है, अगर आपको वर्क डन निकालना है तो ऐसे इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, थीटा एंगल है, जैसे मान लो कि आपका फोर्स कितना ग्रेविटेशन हम निकाल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, हम ये निकाल रहे हैं भाई। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। ऑब्जेक्ट कहाँ ले जा रहे हैं हम, ऊपर लेके जा रहे हैं। तो मान लो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ dx, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स कितना लगा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट dx। अब देखो आप फोर्स कहाँ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, नीचे। बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर। ठीक है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं cos 180। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से करा रहा हूँ मैं, वरना बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं बिल्कुल उसी बेसिक की तरह करा रहा हूँ जो आपके काम चल जाएगा। तो cos 180 माइनस वन, तो माइनस जी एम एम, और ये क्या आ गया, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स बाय कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। तो अब आपको थोड़ा सा, आई होप थोड़ा सा तो इंटीग्रेशन आता होगा यार। ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो आप लिमिट भी किसकी लोगे, आप लिमिट भी ऑब्वियसली एक्स की लिमिट लोगे। ठीक है, आप लिमिट एक्स की लोगे, या फिर आप सिंपली बिना लिमिट के इंटीग्रेट करो। मैं और आसान तरीके से बताता हूँ आपको कि कितना आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो ये माइनस जी एम एम। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, तो ये जी एम माइनस जी एम एम, और 1/x² का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, देखो जो भी पावर है, जैसे इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं, देखो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, देखो 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 देखो, ये क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, यही तो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, यही तो चीज था यहाँ पे। तो मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ पहले, माइनस जी एम एम, ये x की पावर -2 dx, ये तो जी एम एम। अब इंटीग्रेशन जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड होगा, उसी पूरी पावर से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो कितना आ गया, माइनस जी एम एम। ठीक है, तो कितना आ गया, -1/x। जैसे अगर ऊपर आप देखोगे तो x की पावर क्या बचेगी, -1। देखो ऐसे लिख देता हूँ, x की पावर -1, और नीचे क्या बचेगा, -1। तो कायदे से कितना आ गया, माइनस जी एम एम डिवाइड बाय -1/x आ गया। ठीक है, ये आया। अब बाहर माइनस भेज दो तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, जी एम एम अपॉन कितना आ गया, एक्स आ गया। दिस इज व्हाट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर आपने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा नहीं पढ़ा तो भी पढ़ोगे आप। ठीक है, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क एनर्जी का टॉपिक है बेटा कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपली आप डेल्टा यू इज इक्वल टू लिख दो माइनस ऑफ वर्क डन, और ये आपने यहाँ निकाला है तो कितना आ गया, माइनस जी एम एम बाय कितना, एक्स। एक्स आ गया। ठीक है, और एक्स देखो, मान लो कि पार्टिकल कितनी दूरी पे है, अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी है। अगर मान लो अर्थ के ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एच हाइट पर रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, ये मान लो कि ऑब्जेक्ट ऐसे, तो कितना होगा, आर प्लस एच। अर्थ के सेंटर से दूरी अगर आर प्लस एच होगी तो यही क्या होगा, माइनस जी एम एम अपॉन कितना, आर प्लस एच। ठीक है, अगर ये आएगा, दिस इज व्हाट, ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन एट अर्थ सरफेस, ठीक है, जैसे मान लो कि इन्फिनिटी पे अगर हम जीरो ले लें, डायरेक्टली आप इसको ना सिंपली अगर आप इसको यू भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, हमारा अभी चलेगा कि सीबीएसई के लेवल पे इतना तो चलेगा, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। आर प्लस एच क्या, अर्थ के सेंटर से क्या है, दूरी है, तो इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखो सिंपली क्या किया, पहले तो मैंने आपको बताया कि यार ये फोर्स तब लगता है, ये फॉर्मूला तब लगता है वर्डन जब फोर्स कांस्टेंट है। हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा एक्स दूरी पे था सेंटर के, तो कितना फोर्स लगा, जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर। और आपको पता है जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, एक्स बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, तो फोर्स यहाँ वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो इंटीग्रेट करके आएगा। कैसे, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कॉस थीटा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx। तो हमारा फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने माना कहाँ है बेटा, ऊपर है। ऊपर है तो फोर्स कितना लग रहा है, जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऊपर है डायरेक्शन अपोजिट, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180, cos 180 -1, और ये आ गया डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे -2, जितनी इंटीग्रेशन क्या होगा, जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड होगा, उसी पूरी पावर से डिवाइड, तो ये आ गया -1/x, ये आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यही वर्क डन, हम जितना वर्क डन है ना, यही हमारे पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा, हमारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एस्केप स्पीड।
तो बेटा जैसे आपको पता है कि जैसे मान लो अर्थ है, तो अर्थ का एक क्या होगा बेटा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। मतलब बेटा इस फील्ड में अगर इसके इस रीजन में कोई भी है, तो अर्थ उसको क्या करेगा, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। जैसे मान लो अगर कोई बाहर है इसके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का उसमें कुछ मतलब अर्थ खींचेगी ही नहीं। यहाँ है तो अर्थ कितना से खींच रही है, mg से। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है तो अर्थ उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। तो दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे होता है ना, किसी भी चीज को आप फेंकते हो, ऊपर फेंकते हो ना बेटा, तो वापिस वो नीचे आता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अब आप चाहते हो कि यार मैं उसको इतनी तेजी से फेंक दूं कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के क्या चली जाए बेटा, बाहर चली जाए। तो आप क्या करो कि यहां से ऑब्जेक्ट को रखो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा, हमने किसी वेलोसिटी से फेंका, हमें इतनी वेलोसिटी से फेंकना है कि जस्ट वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए, पार कर जाए। बेटा एक बार ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए तो इस देखो, मैं चाहूं तो मैं बहुत तेज फेंक सकता हूं, बहुत तेज फेंकूंगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार भी कर जाएगा और कुछ ना कुछ वेलोसिटी बची भी रहेगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो बहुत ही छोटी, इतनी कम से कम वेलोसिटी से फेंकना है कि वो जस्ट इसको पार कर जाए। अब पार करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया तो वो वापस कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यार कोई भी चीज नीचे तब गिरती है जब अर्थ अट्रैक्ट करता है, और जब किसी को तुम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ही फेंक दोगे तो अर्थ तो फोर्स ही नहीं लगाएगा, और अर्थ फोर्स नहीं लगाएगा तो वो चीज आएगी कैसे? ठीक है, वो चीज तो वापस कभी आएगी नहीं। तो वो चीज अगर वापस कभी आएगी ही नहीं, इसका मतलब क्या है बेटा, कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया है। तो क्वेश्चन क्या कहलाता है, एस्केप स्पीड, द मिनिमम स्पीड विद विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड upwards in order that it may just escape the gravitational pull of the earth। मतलब आप किसी को इतनी तेजी से फेंक दो कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाए। मतलब अर्थ जो हर एक ऑब्जेक्ट को खींचती है ना, तो वो क्या है कि उसके क्या चला जाए बेटा, बाहर चला जाए, और उस पे अर्थ उसको वापस कभी, मतलब वो वापस अर्थ पे आए ही ना। एक बार पार हो गया तो भाई वो कभी लौट के नहीं आएगा। तो मिनिमम जितनी भी वेलोसिटी से फेंकेंगे वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, एस्केप स्पीड कहलाता है। और इसको हम निकालेंगे कैसे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी कंजर्वेशन से इस फॉर्मूले को हम निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे आप देखो, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा। तो अब एक बात बताओ, आपने स्टार्टिंग में जिस भी वेलोसिटी से फेंकोगे उसको हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mve²। ठीक है, जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। यार हमें तो बस इतना फेंकना है कि बस पार कर जाए। पार करने के बाद भले ही उसकी वेलोसिटी 0 जाए, हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे मिनिमम वेलोसिटी से फेंकना है। और एक बात बताओ, अर्थ और उसके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है। कोई ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा तो अर्थ खींचेगी, बाहर चला गया तो कोई मतलब नहीं अर्थ को। तो यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया है, 0 हो गया है। लेकिन जब वो अर्थ के सरफेस पे था बेटा, तो अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी है, r ना, तो -gmm/r, इतनी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अभी तो आपने निकाला है, फॉर्मूला क्या है, -gmm/r+h। r+h सेंटर से दूरी होती है। तो यहाँ अगर अर्थ के सरफेस पे तो कितना, -gmm/r। तो कितनी इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, -gmm/r। और बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। ठीक है, और बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल क्या है, 0, और ये वाला क्या है, 0। तो ये gmm/r हो गया। इधर कितना आ गया, mv²/2 हो गया। तो अब यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो ये आ गया √gm/r आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्केप स्पीड। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप इतनी स्पीड से फेंक दोगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के क्या होगा बेटा, पार कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, और भाई कभी भी लौट के नहीं आएगा। तो आपने अर्थ के सरफेस पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी वो लिखा, स्टार्टिंग में आपने कितना काइनेटिक एनर्जी दिया वो आपने लिखा, और साथ में आपने बोला कि यार वो ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला गया है, तो ना ही काइनेटिक एनर्जी है ना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो हमारा क्या रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आया है 2gm/r। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसके अंदर तो कैपिटल एम आया है। कैपिटल एम किसका है, अर्थ का मास है, और आर क्या, अर्थ का रेडियस। किसी प्लेनेट के लिए लिखोगे ना तो ये किसी उस प्लेनेट का मास आ जाएगा, उस प्लेनेट का रेडियस आ जाएगा। लेकिन हमने तो स्मॉल जी का एक और रिजल्ट पढ़ा है ना, याद है आपको, स्टार्टिंग में कराया था, gm बाय क्या होता है, r²। तो अब आप क्या करो, इससे अगर
जीएम की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा जी आर स्क्वायर, तो आप इस फॉर्मूले में चेंज कर सकते हो, आप जीएम को हटाओ तो देखो v इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2/r, तो नीचे है ही और साथ में जी आर स्क्वायर आएगा, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो स्केप स्पीड का ये भी फॉर्मूला रिजल्ट आ गया √2 2g/r। तो जब भी स्केप स्पीड आएगा तो ये सारा कुछ ड्राइव करके दिखा देना है, ये भी ठीक है 2g/r। अब एक बात बताओ, ये तो हम निकाल सकते हैं कैसे, आपको तो अर्थ का तो बता ही रखा है ना, जैसे g की वैल्यू अर्थ का 10 ले लो, ठीक है 9.8 होता है, 10 ले लो अप्रॉक्स में, और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, तो मीटर में करोगे तो इसके साथ में क्या ले लो 1000 ले लो, ठीक है, तो ये v हो गया, तो ये कितना आ गया जरा देखो, ये 5 6 कितने जीरो आ गए, 6 जीरो आ गए ना, अरे जो भी है इसको सॉल्व करके जब सॉल्व करोगे ना आप इसको, तो ये जो पूरा आता है ये आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उतनी स्पीड आएगी बेटा, एक सेकंड में कितना है 11.2 किलोमीटर, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा 11.2 किलोमीटर से फेंक दोगे ना वो वापस कभी आएगा ही नहीं बेटा, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से किसी भी चीज को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दोगे तो वो चीज लौट के कभी भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगी, और ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने का मतलब क्या है कि अर्थ उस पर फोर्स लगाना बंद, अर्थ का फोर्स ही नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो भाई वापस कहाँ से आएगा, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो आपसे स्केप स्पीड अगर पूछेगा तो ये सारी कहानी और ये छोटा सा एनर्जी कंजर्वेशन करके आप ये डेरिवेशन कर देना, एंड में लिख देना कि भाई 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा सॉल्व करके, तो वो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द केपलर्स लॉ, ठीक है, तो केपलर्स के 3 लॉ है बेटा, फर्स्ट है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, फर्स्ट है क्या है बेटा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है, इसमें क्या है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो देखो ये हमारा सन हो गया बेटा, देखो सन हमारा जो इलिप्स होता है कुछ ऐसा होता है, इसको कौन सी ये बड़ी वाली एक्सिस है, इसको बोलते हैं बेटा मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, ये मेजर एक्सिस है, छोटी वाली हमारी क्या है माइनर एक्सिस कहलाती है, ठीक है, और इस इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ होता है दूसरा फोकस यहाँ होता है, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, मतलब सन दोनों में से किसी एक फोकाई पे है, एक फोकस पे है, और जितने भी प्लैनेट हैं इन अपने अपने, ऐसा नहीं कि एक ही इसी में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये किसी एक प्लैनेट के लिए, ऐसे जितने भी प्लैनेट है, जैसे मान लो जितने भी प्लैनेट है सब अपने अपने ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलता है बेटा, ठीक है, तो मान लो ये किसी किसी प्लैनेट का मैंने ये इलिप्टिकल पाथ बताया, तो सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट है सन से वो ये वाला है, सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट है वो हमारा ये वाला पॉइंट है नियरेस्ट पॉइंट, और सबसे जो दूर वाला पॉइंट है वो हमारा ये है सबसे दूर वाला पॉइंट, तो सबसे नियरेस्ट वाले पॉइंट को बोलते हैं बेटा पेरिहिलियन बोलते हैं, सबसे नजदीक वाले को, सबसे दूर वाले को एपिहिलियन, देखो पी से पास, देखो पी से क्या हो गया पास, और पास से क्या हो पी से पास मतलब पेरिहीलियन, ठीक है, तो ये हमारा पेरिहीलियन है, और पेरिहीलियन, और ये दूसरा वाला जो दूर वाला है वो एपिहीलियन है, तो ये दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट लॉ है केपलर का, उन्होंने सिंपल बोला भाई जितने भी प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, किस पाथ में इलिप्टिकल पाथ में, सन का है दोनों में से किसी एक फोकाई पे होगा, सबसे पास वाले पॉइंट को पेरिहीलियन, सबसे दूर वाले को एपिहीलियन, दैट्स इट, ये स्टेटमेंट लिख देना, डायग्राम बना देना, ठीक है ना, लॉ ऑफ एरियाज इसी का दूसरा लॉ है, तो जब केपलर्स लॉ बोलेगा तो आपको तीनों ही लॉ एक्सप्लेन करने हैं, ये चीज ध्यान रखना, तो लॉ ऑफ एरियाज में क्या है, जैसे देखो एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो देखो पहले वो यहाँ था, यहाँ से जैसे मान लो पी से कहाँ चला गया क्यू, कितना टाइम लगा उसको जाने में, 1 महीने लग गए, यहाँ से यहाँ जाने में 1 महीने लग गए, चलो ठीक है, अब वही अर्थ का एग्जाम्पल ले लो, मान लो अर्थ को पी से क्यू जाने में 1 महीने लगे, अब गाइज वही अर्थ जब इस आर से एस आई ना, तो भी उसे कितना टाइम लगा, 1 महीने लगा, अब इस जैसे इस P वाले पॉइंट को मैंने सन से ज्वाइन किया, तो ये, अब मैंने इस Q वाले पॉइंट को सन से ज्वाइन किया, ये, तो गाइज ये एक एरिया दिख रहा होगा जो अर्थ ने 1 महीने में कवर किया है, वैसे ही अर्थ उतने ही 1 महीने में अर्थ ने ये वाला एरिया कवर किया है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेम टाइम आपने लिया, यहाँ भी सेम टाइम लिया, तो सेकंड लॉ क्या बोलता है कि कोई भी प्लैनेट है जो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, ठीक है, सो द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल टाइप, स्वीप्स आउट का मतलब समझ रहे हो, जैसे 1 महीने में कोई पी से क्यू गया, तो ये पूरा एरिया उसने स्वीप किया है, कवर किया है, ठीक है, अब वही प्लैनेट उसी 1 महीने में उसने ये एरिया कवर किया, दोनों एरिया क्या होंगे बराबर होंगे, मतलब कोई भी प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल इक्वल एरिया कवर करेगा,
ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ एरियाज, दिस इज केपलर सेकंड लॉ। तो गाइज एक चीज पॉइंट और देख लो छोटी सी, ये डिस्टेंस आपको ज्यादा दिख रहा होगा, ये दूरी आपको कम दिख रहा होगा। अर्थ ने देखो 1 महीने में देखो लेंथ देखो कम है, और ये लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो मतलब कम टाइम में जब ज्यादा दूरी चला है तो ये तब पॉसिबल है बेटा, क्योंकि यहाँ स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो जब प्लैनेट सन के नजदीक होते हैं तो उनकी स्पीड ज्यादा होती है, प्लैनेट सन से दूर होते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसीलिए बेटा ये दूरी कम है, स्पीड लेस थी, और यहाँ कम टाइम में ज्यादा स्पीड ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, क्योंकि स्पीड यहाँ पे ज्यादा है। इसी बात को देखो क्या लिखा है यहाँ पे, दिस लॉ कम्स फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये हमने ऑब्जर्व किया है कि जो प्लैनेट है अपीयर्स टू मूव स्लोअर व्हेन दे आर फार्दर फ्रॉम द सन एंड व्हेन दे आर नियरर, मतलब जब प्लैनेट सन से दूर होते हैं तो धीरे चलते हैं, सन के नजदीक होते हैं तो वो उनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या कर रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सेकेंड लॉ, लेट्स टॉक अबाउट दी थर्ड लॉ बेटा, इसको लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं, ये हमारे कैपलर्स का थर्ड लॉ है। तो इन्होंने क्या, देखो आपको ये पता है कि जैसे आपका प्लैनेट है, जैसे देखो ये पूरा प्लैनेट को ये पूरा एक चक्कर लगाने में, सन का एक चक्कर लगाने में कुछ टाइम लगेगा ना, जैसे अर्थ को पूरा सन का एक चक्कर लगाने में 1 साल लगता है, तो वैसे तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, कि भाई कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है तो उस चक्कर लगाने में उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो क्या है, द स्क्वायर ऑफ दी, क्या बोलता है कि जो भी स्क्वायर है, जो भी टाइम लगेगा उस टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ दी सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये है कैपलर्स का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया ये बेटा, ये आपकी कौन सी एक्सिस थी, ये देखो मैंने बताया था आपको कि ये जो है ये मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो इसको आधा कर दो, इसको हाफ करो, तो इसको अगर हाफ करूंगा तो ये होगा ना आर इतना सा, दिस इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब आधा, मेजर एक्सिस का, तो मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो क्या बोलता है कि जो भी प्लैनेट को सन का चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, जो टाइम पीरियड है, ये क्या है बेटा, जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड का क्या, उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूब ऑफ द व्हाट, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस के क्या होगा, क्यूब के बराबर होगा। दिस इज कैपलर्स थर्ड लॉ बेटा। तो जब भी कैपलर्स के लॉ की, कैपलर्स का लॉ आएगा एग्जाम में, तो भाई ये तीनों लॉ ऑफ ऑर्बिट लिखना। पहला फर्स्ट लॉ बेटा, लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, तीसरा लॉ ऑफ पीरियड, या फिर कैपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों को एक्सप्लेन कर देना, डायग्राम बना देना, लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अर्थ सैटेलाइट, या फिर सैटेलाइट की बात करते हैं। तो सैटेलाइट क्या होता है, इट इज अ बॉडी विच रिवॉल्व्स कंटिन्यूअसली इन एन ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, लगातार रिवॉल्व करेगा कंटिन्यूअसली अराउंड ए कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी, अपने से बहुत ही बड़े साइज के बॉडी के अराउंड वो कंटिन्यूअसली चक्कर लगा रहा है, उसी को सैटेलाइट बोलते हैं। तो सैटेलाइट बेटा आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो मून है, मून अर्थ के अराउंड कंटिन्यूअसली चक्कर लगा रहा है बेटा अपने ऑर्बिट में, तो जो मून है हमारे अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है, तो वो एक तरह से नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो अर्थ सैटेलाइट्स, जो भी अर्थ सैटेलाइट क्या होंगे, वो सैटेलाइट जो अर्थ को रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो अर्थ सैटेलाइट कहलाएंगे। सिंपल सी बात है यार। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने से बहुत ही बड़े साइज के ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर चक्कर लगा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हम सैटेलाइट बोलेंगे। ठीक है, मतलब सैटेलाइट का क्या क्या पूछ सकता है, जरा वो देखते हैं। तो एक तो आपको पूछ सकता है कि यार सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी बताओ। सैटेलाइट की क्या बताओ बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब सैटेलाइट कितनी स्पीड से चक्कर लगा रहा है, ये आपसे पूछ सकता है बेटा कि भाई सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड बताओ। ठीक है, तो आई होप आपने जीवन में पढ़ा होगी, कभी भी कोई भी किसी के चक्कर लगा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, किसी टर्न सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई टर्न ले रहा है, आर्क में घूम रहा है, तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, लगता नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बेटा ये क्या है, अर्थ का रेडियस हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, मान लो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे, h हाइट पे ये रिवॉल्व कर रहा है, या सिंपली अर्थ के सेंटर से दूरी क्या है, कैपिटल R प्लस h। तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको क्या चाहिए, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, लेकिन आपको पता है अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, अर्थ इस सैटेलाइट पे फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ कितना सेंट्रीपिटल, कितना फोर्स लगा रही है, Gm। मान लो सैटेलाइट का मास स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, और आपको स्मॉल r स्क्वायर है। ठीक है, तो अर्थ उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी बेटा, Gmm बाय r स्क्वायर। मतलब अर्थ इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रही होगी, और यही फोर्स जो है, जो सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वही उसे क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपिटल। तो बेटा ये क्या है,
जी एम एम बाय क्या है आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये लिख दिया एम वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो दोनों साइड स्मॉल एम जो है सैटेलाइट का मास कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो वी की वैल्यू आ गई जीएम बाय कितना आ गया आर आ गया। तो देखो इसमें ना अर्थ, ये किसका मास आया है अर्थ का, सैटेलाइट का तो मास पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है ये। तो जीएम और नीचे क्या आएगा कैपिटल आर प्लस एच, अर्थ के सेंटर से दूरी क्या है आर प्लस एच। सो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर आपसे पूछे कि भाई कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो उसको आप ये बता देना, और जब एग्जाम में आप ये डिराइव करो ना लिखना कि जो कैपिटल एम है अर्थ का मास है, स्मॉल एम सैटेलाइट का है, और आप देखोगे एंड में तो स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो सैटेलाइट के तो मास पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा कितना ग्रेविटेशनल कितना सेंट ऑर्बिटल वेलोसिटी है। साथ के साथ सैटेलाइट का आपको पूछ सकता है टाइम पीरियड। सैटेलाइट का क्या पूछ सकता है बेटा टाइम पीरियड, की भाई सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, ये आपसे पूछ सकता है। तो बेटा एक बात बताओ कि सैटेलाइट की अगर आप बात करोगे तो देखो टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन क्या होगा स्पीड, कि भाई सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा वही तो है। तो डिस्टेंस आपको पता है पूरा एक चक्कर ये घूमो तो ये कितना लेंथ, ये पूरा जो ये लेंथ है ये वाला कितना 2πr, तो ये कितना लिख दिया 2πr। और कितनी स्पीड से घूमता है सैटेलाइट जीएम बाय स्मॉल आर। ठीक है, तो आपको तो खैर मैंने दिखाया बताया भी है कि भाई इसको लिखो जिससे डिवाइड दे रहे हो उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आर बाय जीएम। अब देखो कोई भी चीज रूट के बाहर है उसको अगर अंदर डालना चाहते हो तो उसको स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। तो देखो 2π, ये बाहर पहले से एक आर है, अंदर लाओ तो आर स्क्वायर, अंदर तो पहले से ही आर है तो ये जीएम। तो कितना आ गया 2π रूट अंडर आर क्यूब अपॉन क्या हो गया जीएम, या तो इतना छोड़ दो, या फिर आपको पता है कि आर क्यूब हमारा कितना होता है अर्थ के सेंटर से दूरी क्या है आर प्लस एच क्यूब। दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो जब सैटेलाइट अर्थ सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड है बेटा इतना है। ठीक है, इतना टाइम पीरियड है, तो हमने टाइम पीरियड देख लिया सैटेलाइट का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सैटेलाइट का हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, अब वो एनर्जी भी पूछता है यार कि सैटेलाइट की एनर्जी बताओ। ठीक है, तो सैटेलाइट घूम रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले सर, एक बात बताओ काइनेटिक एनर्जी आप निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सैटेलाइट की हाफ एम वी स्क्वायर, और आपको तो पता ही है ना कितनी स्पीड से घूम रहा है यार। तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना होता है इसका आपने अभी निकाला है जीएम बाय आर, उसका क्या लिख दो स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया जी एम स्क्वायर, रूट हट जाएगा ना जी एम एम बाय 2 आर, दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी। तो जो सैटेलाइट है इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अच्छी बात है पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जनरली क्या आपने देखा है जी M1 M2 बाय क्या होगा आर। तो अर्थ अर्थ और उसके बीच में कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी, अर्थ का मास सैटेलाइट का मास डिवाइडेड बाय आर, दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट का इतना हो इतनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर, अगर कोई पूछ ले कि टोटल एनर्जी बता दो, तो टोटल एनर्जी अगर आप निकालोगे तो टोटल एनर्जी जो होगा इन दोनों का सम होगा, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर आप देखोगे तो क्या हो गया जी एम एम बाय क्या हो गया 2 आर हो गया। ठीक है, और ये माइनस जी एम एम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है जी एम एम बाय आर, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस जी एम एम बाय 2 आर। तो टोटल एनर्जी भी क्या आई है नेगेटिव आई है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा नेगेटिव है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा पॉजिटिव है। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और एक चीज और देखो, अगर मैग्नीट्यूड देखोगे ना तो देखो जो मतलब वैल्यू देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी सॉरी टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो बस इसमें फर्क क्या है, ये माइनस प्लस में है और ये किस में माइनस में। दूसरा जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है अगर काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड में 2 मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, या फिर टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो मतलब इनका पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक और टोटल में क्या है डबल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट बेटा, तो ये हमारी एनर्जी होगी, इसका ग्राफ पूछ सकता है, अगर आपको पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है। तो बेटा देखो आपको पता है साफ साफ कि सर देखो जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टोटल एनर्जी भी इनवर्सली है। तो बेटा जब काइनेटिक एनर्जी का आर के साथ ग्राफ प्लॉट करूंगा तो प्लस में ऐसे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे इनवर्सली आएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में। और सर टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, और वो टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा के और यू के क्या होगा बीच में, दिस इज टोटल एनर्जी।
क्योंकि आपने ये तो बचपन में पढ़ा होगा ना यार, जैसे मान लो कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो इसका ग्राफ ऐसे ही तो आएगा इनवर्सली का, क्योंकि आर बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो सैटेलाइट का क्या क्या देख लिया, ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ सकता है, टाइम पीरियड पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसका ग्राफ पूछ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, लास्ट टॉपिक है बेटा। तो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट की बात करोगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। एक हमारा है पोलर सैटेलाइट, एक हमारा बेटा पोलर सैटेलाइट कहलाता है, और दूसरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक एक करके देखो बेटा, ये वाला जो सैटेलाइट है ना, जो इस वाले पाथ में जो घूम रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जो ये वाला जो सैटेलाइट है, ठीक है, देखो एक तो सैटेलाइट ऐसे इसमें रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इसमें रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो ये हमारा सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा। और ये जैसे आपको पता है ना, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो जो ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारा कहलाता है पोलर सैटेलाइट, जो एक पोल से कहाँ जा रहा है बेटा, दूसरे पोल की तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अगर सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, ये हमारा जियो स्टेशनरी, और ये वाला क्या है, पोलर। डिफरेंस देख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो जियो स्टेशनरी satellites that revolves in Earth's orbit at a certain height and in certain direction over the equator such that at a same time period। देखो बेटा, जियो स्टेशनरी, देखो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो जब इस सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से देखोगे तो ये हमेशा आपको रेस्ट में दिखाई देगा। क्यों रेस्ट में दिखाई देगा, क्योंकि जितने से अर्थ घूम रहा है उतने से ही ये सैटेलाइट भी रिवॉल्व करता है, और जिस डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसी डायरेक्शन में ये भी रिवॉल्व करता है। मतलब कहने का कि देखो, अर्थ अगर ऐसे रिवॉल्व कर रही है ना ऐसे, तो ये भी इसी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, और जितनी स्पीड से अर्थ रिवॉल्व कर रही है उतनी स्पीड से ये, इसीलिए हमें अर्थ से देखने पे ये रेस्ट में हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि जितने से हम घूम रहे हैं उतने से ये, इसलिए इसका नाम है जियो स्टेशनरी। तो आपको पता है ना, अर्थ को अपने ही एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं ना, तो इसको भी कितना लगता है, 24 घंटे लगता है। तो जितना अर्थ का टाइम पीरियड है उतना ही इसका है। ठीक है, बट पोलर वाला तो अलग है बेटा। पोलर वाला तो सिंपली देखो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसकी हाइट कम होती है बेटा, जियो स्टेशनरी ज्यादा हाइट पे रिवॉल्व करता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ दिया, जियो स्टेशनरी का जो हाइट है अर्थ के सरफेस से देखो 36,000 किलोमीटर, इतनी हाइट पे, और अर्थ के सेंटर से देखोगे तो 42,000, 42,200 किलोमीटर। जबकि हमारा जो पोलर सैटेलाइट है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400, 500, 600, मतलब 200 से 1000 किलोमीटर के बीच में रिवॉल्व करता है। तो लो एल्टीट्यूड, लो हाइट पे रिवॉल्व करता है, ये वेरी हाई एल्टीट्यूड पे रिवॉल्व करता है। इसका टाइम पीरियड क्या है, जियो स्टेशनरी का 24 घंटे में एक चक्कर, इसका बेटा 100 मिनट में हो जाता है। ठीक है, तो इसको पूरा एक दिन लगता है एक चक्कर लगाने में अर्थ का, इसको 100 मिनट लगते हैं, तो एक दिन में कई सारे चक्कर ये लगा देता है। ठीक है, कई सारे चक्कर अर्थ के लगा देता है। और जियो स्टेशनरी का यूज क्या है बेटा, टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो में, ब्रॉडकास्टिंग में, वेदर बेस्ड एप्लीकेशंस में, और फिक्स रीजन में। किसी जैसे मान लो कि दिल्ली पे फोकस करना है, तो तो एक सैटेलाइट होगा जो, जिसका ज्यादातर फोकस किस पे होगा, दिल्ली पे होगा। बट पोलर सैटेलाइट क्या है कि इस सैटेलाइट की अगर बात करोगे तो ये स्कैन करता है इंटायर ग्लोब को, क्योंकि आपको पता है ये रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के लिए रेस्ट में नहीं है। ठीक है, इसको अर्थ से देखोगे तो घूमता हुआ दिखेगा, बट ये नहीं दिखेगा, तो रेस्ट में दिखेगा। ठीक है, तो ये अर्थ की मैपिंग वगैरह करने में, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में आपका यूज होता है। ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ दी सैटेलाइट्स आर नोन है, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उनको पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। हमारा जो जियो स्टेशनरी जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, या फिर कहीं कहीं आप देखोगे पार्किंग ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, so guys these are the differences between geostationary and polar satellite बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर पूछेगा तो दोनों पॉइंट्स आप लिख सकते हो। एक डायग्राम जरूर बता देना कि भाई मेरा जियो स्टेशनरी कैसे रिवॉल्व कर रहा है, पोलर कैसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और तो ये सारी चीजें, तो गाइज जो भी सीबीएसई के लिए जो डेरिवेशन है, जो डेफिनेशंस है, वो सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और जो भी चीजें हैं, क्योंकि देखो यार वन शॉट में तो ऑब्वियसली जितनी चीजें पूछ सकता है मोटे मोटे तौर पे, वो सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं। तो आई होप हमारा काम चल जाएगा। सो नाउ लेट्स एंड दिस सेशन बेटा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव फन, गॉड ब्लेस यू।